चलिए आज हम करेंगे थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, पहले इसको समझो। देखो, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको व्यापार को बढ़ाना है तो उधार लें, पर उधार दो धारी तलवार है। अगर ज्यादा उधार लेंगे तो आपको लॉस हो गया, कल को तो ब्याज देते देते मर जाएंगे। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही जानना है कि उधार लेने से कंपनी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो बेसिकली ये चैप्टर कहता है, पहले दो टर्म्स को आप समझ लो। लीवर्ड मतलब जिसने उधार लिया हो, अनलीवर्ड मतलब जिसने उधार नहीं लिया हो। तो इस चैप्टर में हम ये कहते हैं भाई पैसा उठाने के दो साधन हैं, एक उधार का पैसा, एक कैपिटल का पैसा। कैपिटल मतलब अपना और उधार का मतलब पराया। तो अपना पैसा उठाओ, अपना पैसा लगाओ कैपिटल के थ्रू, या पराया, ये चॉइस आपकी। अपना या पराया, अपना पैसा लगाओ या उधार, ये चॉइस किसकी है? आपकी। इस चैप्टर का ये उद्देश्य है कि अगर हम उधार लेते हैं, ये जानना कि फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या सेम। तो अलग अलग अप्रोच है, 4 अप्रोच है टोटल। एक तो कहती है जितना ज्यादा उधार लो उतना फायदा है, वैल्यू बढ़ेगी। एक कहती है कि दो अप्रोचेस, ये कहती है उधार लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी। और एक ये कहती है भी शुरू में बढ़ेगी फिर गिरेगी। तो कितनी अप्रोचेस है टोटल? 4। एक क्या कहती है जितना मर्जी उधार लो उतना फायदा है, वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। दो अप्रोचेस क्या कहती है उधार लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी। एक अप्रोच क्या कहती है, चौथी, कि शुरू में बढ़ेगी और फिर गिरेगी। तो जब वो मैक्सिमम हो जाए तो उतना उधार लेना चाहिए। तो अलग अलग अप्रोच ने अलग अलग राय दी। तो उन्हीं अप्रोचेस को हमने समझ लिया। इसके लिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आप समझ लीजिए अप्रोच करने से पहले। इनकम क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। आपने 10 लाख रुपए लगाए, रिटर्न है 15%, तो आपकी इनकम क्या होगी? 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख। समझ में आ गया होगा? अच्छा, इसी तरह अगर आपको इनकम बताओ, इनकम जैसे आपकी 1.5 लाख आपको पता है, और आपको रेट ऑफ रिटर्न बताओ, तो उसको 15% से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जैसे आपके लिए वो इनकम है, कंपनी के लिए क्या है? वो खर्चा है। जैसे बैंक का है, आपको ब्याज मिलेगा, आपकी इनकम है। बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। 15% आपकी रिटर्न है, बैंक की क्या? कॉस्ट। तो अगर बैंक इसको डिवाइड कर देगा तो उसकी वैल्यू भी 15 लाख आएगी, पर तुम्हारे लिए वो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। फॉर्मूले क्लियर हो गए? अब बेसिकली 4 अप्रोचेज है जैसे मैंने चर्चा की थी। पहली अप्रोच तो ये कहती है मैक्सिमम उधार लो, मैक्सिमम लोन। क्यों? क्योंकि इस अप्रोच का ये मानना है कि अगर उधार सस्ता मिल रहा है तो जितना ज्यादा उधार लोगे उतनी वैल्यू फर्म की बढ़ेगी। ये और ये अप्रोच ये कहती है वैल्यू सेम रहेगी, चाहे उधार कम लो चाहे ज्यादा, तो कहती कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहती है इनिशियली इंक्रीज करेगी, लेटर डिक्लाइन। तो पहली अप्रोच क्या कहती है कि जितना उधार लोगे वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। दूसरी और चौथी क्या कहती है? वैल्यू सेम रहेगी चाहे उधार कम लो या ज्यादा। तीसरी अप्रोच क्या कहती है? शुरू में उधार लोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, और ज्यादा उधार लोगे तो गिरेगी। 4 अप्रोचेस का मेन थीम क्लियर हो गया? बस उनकी अप्रोच को वेरीफाई करना है, बस इस चैप्टर में यही। पर इसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले सीखें। यह है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमने सभी सोर्सेज की वेटेड एवरेज ले ली। क्या ले लिए? वेटेड एवरेज का एक फॉर्मूला ये नहीं होता, x1 W1 x2 W2 x3 W3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। आगे ना? तो ये हो गया डेट की कॉस्ट, और ये हो गया डेट का वेट, यानी x1 W1। ये हो गई प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, और ये प्रेफरेंस शेयर का वेट x2 W2। ये हो गई इक्विटी की कॉस्ट, ये हो गई इक्विटी का वेट x3 W3। ये कॉस्ट निकालना आपने सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में।
और नीचे हमने सारे डब्ल्यूज क्या कर दिए, ऐड कर दिए, W1, W2, W3, हाँ के ना। इस टोटल को हम वैल्यू कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वैल्यू। अगर इस टोटल को वैल्यू कह दोगे तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले को अलग अलग करके ऐसे नहीं लिख सकते, चेक करो, चेक करो, ऊपर वाले इधर लिखा वो प्लस अलग अलग कर दिए, नीचे वैल्यू अलग अलग लिख दी सबको। और एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कॉस्ट निकालने का, क्या, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। ये वो हो गया ना, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। अब ये देखो, ये सबके मतलब बता दिए, तो आपको बताइए V क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म, वो होता है डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। D क्या होती है, वैल्यू ऑफ डेट। P क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। E क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। KD हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। KP हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट। KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। K हो गया ओवरऑल कॉस्ट। T हो गया टैक्स रेट। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कहता है KO निकालिए, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए KO का, इधर देखिए, KD इंटू 1 माइनस टी D अपॉन V प्लस KP इंटू P अपॉन V प्लस KE इंटू E अपॉन V। सब कुछ दिया ही हुआ है। इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, 10%। टैक्स रेट कितना है, 40%। डेट कितने के, 3 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 10 लाख। लाख लाख कट जाएगा। KP क्या है, 12। प्रेफरेंस क्या है, 2। वैल्यू क्या है, 10। KE क्या है, 15। इक्विटी की वैल्यू क्या है, 5 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 10 लाख। सॉल्व करके देखिए क्या आता है आंसर, कितना आ रहा है, 8.7%। चेक करिए यार, ऐसे बच्चे चेक करें, मेरे पास भी लिखा हुआ आंसर गलत होता है, 8.7 नहीं आ रहा। मैं करूं, हाँ ये रख, कितना ब्रिलियंट बच्चा है, सबसे छोटा है देखने में क्लास में, लेकिन सबसे ब्रिलियंट बच्चा, 11.7, वेरी गुड। एक आध और करा दो, फिर इकट्ठे लिख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक आध करा देता। अब जैसे ये वाला, क्या आप करना चाहेंगे, तो फिर ये कॉपी कर लो, फिर साथ साथ चलते हैं। इजी सवाल है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, इजी से सवाल है, प्रैक्टिस के लिए, जरा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए।
हो गया? लिख लिया साहब? अगला सवाल, अब ये करके दिखाइए आप। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 16%, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 20%, डेट्स का प्रोपोर्शन दिया हुआ 20-40-40, डेट प्रेफरेंस इक्विटी का। इसी को वेट मान लो बस, और क्या। डेट डी को मान लो 20, पी को मान लो 40, ई को मान लो 40, फॉर्मूला लगा दो। सोनाली दी है आज? आ जाएगी ना? है कि नहीं? क्यों? फोन करके बुला ले उसको, क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या आंसर भाई? 13.9, बिल्कुल सही जवाब। गुड। डी ले लो 20, ई ले लो 40, पी ले लो 40, और टोटल हो जाएगा 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मेला लगा हुआ है, इसमें डेट प्रेफरेंस और इक्विटी का रेशियो बताया, बाकी सब सेम है, 1:2:5। फिर वही कर लेना, डेट को 1, प्रेफरेंस को 2, इक्विटी को 5 ले लो, टोटल 8 हो जाएगा। आ गया? कितना? 20 पॉइंट। किसी और का आया? एक बच्चे ने निकाल लिया आंसर। दो बच्चों ने निकाल लिया है, वेरी गुड, सही आंसर, बहुत जोरदार तालियां, वेरी नाइस। बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत जोरदार तालियां बच्चों के लिए। लिख लिया?
पलट दें। अब ये दूसरे वाले फॉर्मूले से आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी और बताया था ओवरऑल कॉस्ट का, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू इंटू 100। कहता है EBIT है 2 लाख, टैक्स है 35% और वैल्यू ऑफ फॉर्म है 10 लाख। नीचे आ गया 10 लाख इंटू 100, ऊपर आ गया 2 लाख इंटू 1 माइनस 0.35, 13% आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब मेरे से पहले बच्चों ने निकाल लिया है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, गुड। ठीक है, चले। प्रिंटेड आंसर देखना। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? देखिए, ओवरऑल कॉस्ट, ध्यान से सुनो। के हो गया जो कंपनी ओवरऑल कमाएगी, एवरेज। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों को हम फिक्स्ड अमाउंट देके टाटा बाय बाय कर देते, बाय बाय, दोनों को अमाउंट दिया, बाकी सारा किसका होता है? इक्विटी। तो जितना भी पैसा आता है, मान लो डेट है 10 लाख उदाहरण के लिए, प्रेफरेंस है 15 लाख उदाहरण के लिए, इक्विटी है 25 लाख। तो जितना भी पैसा आया इनको फिक्स दे दोगे, इनको फिक्स दे दोगे, जो इनका बच जाएगा सारा किसको मिल जाएगा? इक्विटी को। तो इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट, जो ओवरऑल कमाई है वो तो इक्विटी को मिलनी है, प्लस सेविंग्स फ्रॉम डेट्स, डेट से जो बचत हुई वो भी इक्विटी को मिल गई, प्लस सेविंग फ्रॉम प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल से जो बचत हुई वो भी इक्विटी को मिल गई। टोटल पैसे पे हमने क्या कमाया है? KO। क्या कमाया? KO, टोटल पैसे। तो KO हमें मिल गया। अब जो ये डेट का पैसा है इस पे हमने KO कमाया, पर उनको KD इंटरेस्ट दिया जो आफ्टर टैक्स हमें इतने का पड़ा। तो यानी ये पैसा हमने डिबेंचर्स को दिया है और ये हमने कमाया है। तो जो इनका डिफरेंस है, रिपीट, वो परसेंटेज बचत हो गई ना, वो किस अमाउंट पे हुई? डेट के अमाउंट। और बट किस में गई? इक्विटी पर। थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। दो तरह के बच्चों को इजी लगता है, एक जो रट लेते हैं, उनको बड़ा इजी लगता है, इसमें है ही क्या, उनको इजी लगता है। डिफिकल्ट लगता है जो बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं, उनको डिफिकल्ट लगता है। ठीक इसी तरह प्रेफरेंस शेयर के पैसे पे भी हमने क्या कमाया? KO। दिया क्या उनको? KP। ये बचत हो गई, ये किस में बढ़ गई? इक्विटी में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता, ऐसे समझाता। KE, कुल सारे पैसे पे हमने कमाया KO। KO मान लो है 12%। डिवेंचर्स वालों को पकड़ा, उनके पैसों पे कमाया KO और उनको KD पकड़ा के 1 माइनस 3 दिया और विदा कर दिया। अब ऐसे समझो, आप डिवेंचर होल्डर्स हो, आपके पैसे भी मैंने 12 कमाए, 12 तो सारे पैसे पे कमाए ना। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टैक्स रेट 30% है, तो मैंने दिया आपको ये, और आपसे मैंने 5 लाख रुपए लिए हुए, कितने, या 10 कह लो, 10 लाख रुपए लिए हुए।
और मेरे अपने लगे हैं 25 लाख, तो डिवाइड बाय 25 लाख नहीं करूंगा। जो 10 लाख के ऊपर 5% बचत है, रिपीट, वो किसको मिल गई? इक्विटी को मिल गई। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर के पैसे में भी केओ कमाया, उनको पकड़ाया केपी, बाकी बचत है पी अमाउंट पर बढ़ गई इक्विटी पे। केओ का मतलब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो पूरे फंड्स की कॉस्ट हो गई। तो प्रेफरेंस शेयर पे कमाया 12, उनका फिक्स डिविडेंड मान लो 9% है, पकड़ाया, 3% की बचत है, 15 लाख रुपए उनसे लिए हुए हैं, ये बढ़ कितने पे जाएगी? 25 लाख। अब आया समझ? वो तो मुझे मिलेगा ही ना, 12% तो सबको मिल रही है, तो मेरे पैसे पे मुझे 12 तो मिलेगी मिलेगी, प्लस जो तुमसे बचत होगी। एक बात सुन, मुझे एक बंदे ने कहा यार आपने ना बंदे लाने हैं काम कराने के लिए, रिपीट, हर बंदे के आपको 500 रुपए मिलेंगे। क्या? अब ये इसका नाम, ये बंदा है डी, ये बंदा है पी, मैं हूं ई। ई के साथ डील होगी, ओनर हूं ना मैं। अब मैं 3 बंदे लेके गया, उसने कितने देने तीनों के? 1500। देखो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मेरे 500 तो मिलेंगे, डी के मिले मुझे 500 आगे से, इसको मैंने देने 300, तो इसके 200 बच गए, वो मेरे हो गए। समझ नहीं आई बात? सारा मेरा। पी को मैंने देने 400, इसके ही मिले 500, 100 इसके ही मेरे हो गए, तो मेरे 500 तो हैं ही, प्लस 200 इसकी बचत, प्लस 100 इसकी बचत, मेरे को 800 मिल गए। अभी भी समझ नहीं आया? बहुत प्यारा एग्जांपल है। बचत जो होगी वो इक्विटी में बढ़ जाएगी, मिलेगी डी पर, बटेगी ई पर, मिलेगी पी पर, बटेगी ई पर। कैसा लगा? एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी होता है, वो ही होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी वैल्यू इंटू 100, कमाई अपॉन वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज रिटर्न आ रहा है। अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर का निकालने का थोड़ा लंबा चार्ट बना सकते हो, जैसे ये ईबीआईटी है, जैसे 20 लाख मेरा ईबीआईटी है, 10 लाख के डिवेंचर है, इनको 10% देना है, 3 लाख रुपए इनको चला गया, 1 लाख रुपए, 19 लाख बचा, टैक्स है 30%, 5,70,000 टैक्स लग गया, कितना बचा? 13,30,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है 15 लाख के और उनको 9% देना है, 1.35, तो मेरा क्या बच गया? 11,95,000। तो जो मेरा बच गया 11,95, उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो मेरी क्या निकलेगी? वैल्यू। कैसा लगा? क्वेश्चन से क्लियर होगा साहब, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। अब के ई निकालना, इधर देखो, के ओ जो हमारी कमाई है, के ओ माइनस के डी इंटू वाइन माइनस टी, जो बचत हो गई किससे? डेट से, हुई किस अमाउंट पर? डी पर, बटेगी किस पर? ई पर। के ओ माइनस के पी, किससे बचत हुई? प्रेफरेंस पर, किस अमाउंट पर? पी पर, बटेगी किस पर? ई पर। अब के ओ देखो ऊपर क्या दिया, वही रहा, के ओ क्या? 25 प्लस 25 माइनस इंटरेस्ट क्या है? 20, टैक्स क्या है? 40, डेट का अमाउंट क्या है? 1, इक्विटी 5, टैक्स 40%। प्लस केओ 25, केपी को क्या देना है? 14, किस अमाउंट पर? 2 पर, बटेगा किस पर? 5 पर। तो क्या है? 32, अलग अलग बता, 25 प्लस अलग अलग बताओ।
इसका कितना है? समझे आप? मतलब 25% तो उसको मिल गई, उसने जो डेट्स को दिया है ना उससे उसकी आमदनी 2.6% बढ़ गई, और जो प्रेफरेंस की वजह से उसकी 4.4 बची, तो इसलिए कुल मिला के उसकी आमदनी 32%। कैसा लगा? एक और देखते हैं, मैंने सॉल्व भी किया अपने हाथ से भी, पर पहले जरा समझेंगे। सेम तरह का सवाल है, ये आप ट्राई नहीं करो, ये वाला आप ट्राई करो, सारे लिख लेना आराम से, पहले वाली रफ पे निकाल लो, जगह छोड़ के निकाल लो, फ्लो बनाओ था ना, जरा निकाल लो, अब कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर कॉपी कर लेना। इसमें डेट 20 ले लेना, परसेंटेज में दिया हुआ ना, प्रेफरेंस शेयर 10 ले लेना, बाकी 70 इक्विटी ले लेना। बच्चे लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या आंसर है आपका? ज्यादा लग रहा है कुछ, क्या रहा है? 2.34, के ओ ही 20 है, 23.34 सही आंसर, गुड, सही जवाब। ठीक है, राइट। एक और देख लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिए सारा। अब ये जनरल फॉर्मूले मैंने समराइज कर दिए। जनरल बात, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो उसकी इनकम को उसके रेट से डिवाइड कर दो। रिपीट, वैल्यू ऑफ डेट निकालना तो इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना तो प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट से डिवाइड कर दो। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो इक्विटी की कमाई को, ये क्या होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी चार्ट दिखाया था ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दो तो किसकी कमाई बच जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर। पहले होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाओ, देखो अभी दिखाया था, ये देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाओ, ईबीटी आ गया, ईबीटी में से टैक्स घटाओ, ईएटी आ गया। अब ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो घटाओ तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। देखो अब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कॉस्ट के से डिवाइड कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और कंपनी की टोटल कमाई आफ्टर टैक्स, रिपीट, जिसको क्या बोलते हैं, नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैसे निकलता है, ईबीआईटी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई और उसको केओ से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म। ये मैंने बेस बनाने के लिए टॉपिक कराया था, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ क्या था, बेस। अच्छा लगा या बुरा, क्लियर है?